तो दोस्तों, क्या हाल है। 2022 में क्रिसमस की पूर्व संध्या है और डैन, एक पूर्व सार्जेंट जो अब एक शिक्षक के रूप में काम करता है, को अपनी पत्नी एमी और अपनी बेटी मूरी के साथ पार्टी में मदद करनी चाहिए थी। लेकिन इसके बजाय वह एक प्रयोगशाला में अपने सपनों की नौकरी पाने की कोशिश में फोन पर है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है। बाहर निराशा में एक झटके के बाद डैन अपनी बेटी के साथ सोफे पर बैठता है और उसे वह करने की याद दिलाता है जो कोई और करने को तैयार नहीं है। परिवार फिर एक महत्वपूर्ण फुटबॉल खेल देखता है, लेकिन मैच अचानक बाधित हो जाता है जब धुएं और बिजली का एक चमकदार बादल मैदान पर दिखाई देता है और लोग उसमें से बाहर निकलने लगते हैं। ये लोग सैनिक लगते हैं और लेफ्टिनेंट हार्ट के नेतृत्व में हैं, जो सभी को सूचित करती है कि वे वर्ष 2051 से आए हैं। व्हाइट स्पाइक्स नामक एक विदेशी प्रजाति ने पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया है और अधिकांश मानवता का सफाया हो गया है। इसलिए ये सैनिक यहाँ लोगों से भविष्य में यात्रा करने और युद्ध में लड़ने में मदद करने के लिए कहने आए हैं। जैसे जैसे महीने बीतते हैं, दुनिया भर के देश जितने हो सकते हैं उतने सैनिक भेजते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कभी भी पर्याप्त नहीं है। भविष्य और लोगों की मांग करता रहता है और जो जाते हैं उनमें से केवल 1/4 ही लौटते हैं। जब उनके पास प्रशिक्षित सैनिक खत्म हो जाते हैं तो सरकार लड़ाई में शामिल होने के लिए नागरिकों की भर्ती शुरू कर देती है। इससे सड़कों पर दंगे होते हैं, जो कि आशा बूता है, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि उन्हें एक ऐसे युद्ध में नहीं भेजा जाना चाहिए जो उन्हें सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करता है। डैन एक शिक्षक के रूप में काम करना जारी रखता है, लेकिन उसके छात्रों को उसके सिखाने में बहुत कम रुचि लगती है। उन्हें लगता है कि अगर वे वैसे भी मरने वाले हैं तो सीखने का कोई मतलब नहीं है। एकमात्र अपवाद मार्टिन है, जो ज्वालामुखियों के प्रति जुनूनी है और हर समय उनके बारे में बात करना चाहता है। उसी क्षण डैन को अपने सेल फोन पर एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। उसे सेना में भर्ती कर लिया गया है। डैन सैन्य सुविधा में जाता है और कुछ परीक्षणों से गुजरता है जो पुष्टि करते हैं कि वह लड़ सकेगा, क्योंकि वह 7 साल में मर जाएगा। अचानक डैन को अपने हाथ में एक दर्द महसूस होता है और पता चलता है कि उन्होंने उस पर एक धातु उपकरण लगाया है। वे उसे सूचित करते हैं कि यह उपकरण भविष्य में उसे ट्रैक करेगा। 7 दिनों के मिशन के बाद यह उपकरण उसे वापस लाएगा। इसके बाद डैन एमी को यह खबर बताने जाता है और वह तुरंत फैसला करती है कि उन्हें भाग जाना चाहिए। डैन बताता है कि वह एक सरकारी ट्रैकर से छुटकारा नहीं पा सकता, इसीलिए एमी उससे अपने पिता से बात करने की भीख मांगती है, जिसे डैन ने बचपन में छोड़े जाने के बाद से नहीं देखा है। परिवार की खातिर अपने गर्व को एक तरफ रखते हुए डैन मदद मांगने के लिए अपने पिता जेम्स से मिलने जाता है, लेकिन जेम्स को लगता है कि डैन को सरकार ने उसकी जासूसी करने के लिए भेजा है और एक बहस शुरू हो जाती है। अंत में डैन को डिवाइस अभी भी अपने हाथ में लगे हुए जाना पड़ता है। वह परिवार को बुरी खबर देने के लिए घर लौटता है, लेकिन यह भी वादा करता है कि वह वापस आएगा। अगले दिन डैन प्रशिक्षण केंद्र जाता है, जहां वह चार्ली नामक एक वैज्ञानिक और डोरियन नामक एक लड़ाकू से दोस्ती करता है, जो अपने तीसरे मिशन के लिए लौट रहा है। उन्हें समय यात्रा तकनीक के काम करने के तरीके के बारे में पूरी जानकारी मिलने से पहले एक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें निशानेबाजी और प्राथमिक चिकित्सा शामिल है। टाइम लिंक एक चलती हुई नदी में 2 बेड़ों जैसा है और नदी केवल उन 2 बिंदुओं के बीच ही चल सकती है, इसीलिए वे केवल 2022 और 2051 के बीच ही यात्रा कर सकते हैं। ये निश्चित बिंदु हैं और वे युद्ध से ठीक पहले का कोई समय नहीं चुन सकते। कुछ समय बाद रंगरूट क्वार्टर में आराम कर रहे होते हैं जब अचानक अलार्म बजने लगता है। जाने का समय हो गया है। रंगरूट भ्रमित हैं क्योंकि उन्हें 7 दिनों का प्रशिक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि भविष्य बस यह नहीं चुन सकता कि उसे कब मदद की जरूरत है। जब सभी इकट्ठा हो जाते हैं तो टाइम लिंक सक्रिय हो जाता है और एक बादल, जैसा कि फुटबॉल खेल के दौरान दिखाई दिया था, उन्हें भविष्य में सोखना शुरू कर देता है। उन्हें मियामी बीच जाना चाहिए था, लेकिन कंट्रोल रूम में निकास निर्देशांकों के साथ कुछ गलत हो जाता है। समूह शहर के ठीक ऊपर आसमान में प्रकट होता है और एक इमारत के ऊपर गिरता है, जिससे उनमें से कई तुरंत मर जाते हैं। बचे हुए सदस्य खुद को बचाने में कामयाब होते हैं क्योंकि वे एक पूल में गिरते हैं और उन्हें बस तैरकर बाहर निकलना होता है। टीम मियामी शहर को देखती है और उसे पूरी तरह से नष्ट हुआ पाती है। वे नहीं जानते कि कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन उसी क्षण एक कर्नल उनसे संपर्क करता है, जो सूचित करता है कि शहर पर व्हाइट स्पाइक्स ने कब्जा कर लिया है और सैनिक इसे पूरी तरह से बम से उड़ाने आ रहे हैं। टीम का मिशन शोधकर्ताओं के एक समूह को बचाना है जो एक प्रयोगशाला के अंदर फंसे हुए हैं। कर्नल जानता है कि डैन के पास सैन्य अनुभव है और उसे टीम का प्रभारी बना देता है।
डैन समूह को शहर के माध्यम से मार्गदर्शन करता है, उन्हें कैसे चलना है इस पर निर्देश देता है, और जहाँ भी वे जाते हैं मौत और विनाश पाते हैं। वे प्रयोगशाला की इमारत ढूंढते हैं और अंदर प्रवेश करने पर उन्हें एक मरा हुआ एलियन मिलता है, तो डोरियन एक ट्रॉफी के रूप में एक पंजा लेता है। आगे उन्हें शोध टीम मिलती है, लेकिन वे सभी एक एलियन जाल के हिस्से के रूप में मरे हुए हैं। कर्नल उनसे शोध की सभी प्रतियों को पुनः प्राप्त करने और जल्दी करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर पास में शव हैं, तो व्हाइट स्पाइक्स वापस आ जाएंगे और लड़ाकू विमान आ रहे हैं। टीम सभी आवश्यक वस्तुओं को लेने के लिए जल्दी करती है और फिर जितनी हो सके उतनी चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर देती है। हालांकि सदस्यों में से एक को एक शोर सुनाई देता है और ऊपर देखने पर वे अंततः पता लगाते हैं कि व्हाइट स्पाइक्स कैसे दिखते हैं। एलियन अपने टेंटिकल्स से एक कांटा चलाता है, उनमें से एक को मारता है। टीम तुरंत गोली चलाना शुरू कर देती है। गोलियां एलियंस की मोटी त्वचा को नुकसान पहुंचाती हुई नहीं लगती, लेकिन कम से कम वे उन्हें धीमा करने में कामयाब होती हैं। जब वे सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और एक निकास दालान पाते हैं, एलियन रास्ते में टीम के कई सदस्यों को मारते हैं और पकड़ते हैं, इसलिए डैन उनकी रक्षा करने के लिए पीछे रह जाता है। चूँकि उसकी गोलियां काम नहीं करती, वह एक आग की कुल्हाड़ी से हमला करता है, जो भी बहुत प्रभावी नहीं है। सौभाग्य से डोरियन बचाव में आता है और जीव को मारता है। टीम को सिखाता है कि एकमात्र कमजोर बिंदु गर्दन और पेट हैं। बहुत सारे व्हाइट स्पाइक्स उनके पीछे होने के कारण टीम सड़कों पर दौड़ती है, जब तक कि उन्हें वह टैंक नहीं मिल जाता जो उन्हें बचाने आने वाला था। दुर्भाग्य से व्हाइट स्पाइक्स पहले टैंक तक पहुंचते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। अब टीम के पास आश्रय ढूंढते समय एलियंस से लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। जैसे जैसे टीम के और भी सदस्य एलियंस के हमलों में गिरते जाते हैं, बचे हुए लोग एक सुरंग के अंदर गिर जाते हैं और डैन एक गिरे हुए रंगरूट को बचाने के लिए रुकता है। यह पूरी टीम को धीमा कर देता है और दो रंगरूट पीछे रहने और एलियंस के खिलाफ एक ढाल के रूप में कार्य करने का फैसला करते हैं, ताकि बाकी टीम भाग सके। उसी क्षण जेट अंततः आते हैं और पूरे क्षेत्र पर बमबारी करते हैं। घंटों बाद डैन और चार्ली डोमिनिकन गणराज्य में एक उन्नत संचालन अड्डे पर जागते हैं। वे डोरियन को ढूंढते हैं, जो बताता है कि बाकी टीम मर चुकी है, और डैन को एक गिरे हुए व्यक्ति की मदद करने के लिए रुकने के लिए डांटता है, जिसने सभी को खतरे में डाल दिया था। डोरियन स्वीकार करता है कि उसे कैंसर है और उसने सीखा है कि वह खुद तय करेगा कि वह कब मरेगा। बातचीत तब बाधित होती है जब डैन को कर्नल को देखने के लिए बुलाया जाता है। जब वह एक और सैनिक को कर्नल को उसके उपनाम से संदर्भित करते हुए सुनता है, तो डैन यह जानकर चौंक जाता है कि वह एक बड़ी हो चुकी मूरी है। वह बड़ी होकर एक वैज्ञानिक बन गई है और वह आर फोर्स की मुख्य शोध करता है, जिसे उसने खुद बनाया है। मूरी बताती है कि उसने डैन को फिर से एक पिता के रूप में देखने के लिए नहीं बुलाया, उसे वास्तव में किसी चीज में उसकी मदद की जरूरत है। वास्तव में वह उसके पास ठंडक और पेशेवर तरीके से व्यवहार करती है। फिर वह उसे एक अलग दिखने वाले व्हाइट स्पाइक की रिकॉर्डिंग दिखाती है। शहर में उन्होंने जिन सभी एलियंस का सामना किया था वे नर थे, और यह एक मादा है निया है। वह अधिक आक्रामक और बहुत दुर्लभ है, और वह भूमिगत घोंसला भी बनाती है। नर व्हाइट स्पाइक्स उसकी रक्षा करने के लिए मर जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि वे केवल प्रजातियों के अस्तित्व की परवाह करते हैं। सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले बमों में मूरी द्वारा बनाया गया एक विष होता है, और अब तक यह नर व्हाइट स्पाइक्स को बिना किसी समस्या के मारता रहा है। हालांकि मादा एलियन इस विष से बच गई, इसलिए मूरी को डैन की जरूरत है कि वह निष्कर्षण टीम में शामिल हो और अध्ययन के लिए एक मादा व्हाइट स्पाइक को पकड़े। उम्मीद है वे एक और मजबूत विष विकसित कर पाएंगे जो एलियंस के मुख्य प्रजनन स्रोत को मार डालेगा। टीम तैयार होती है और हेलीकॉप्टरों में निकल जाती है, जहां मूरी डैन को बताती है कि क्या हुआ था। एलियन 2048 में रूस में कहीं से भी प्रकट हुए, किसी तरह सभी उपग्रह और रडार निगरानी से बचते हुए। उन्हें दुनिया पर हावी होने में केवल 3 साल लगे, और वे भौतिक चीजों की परवाह नहीं करते। वे केवल इंसानों को भोजन के रूप में चाहते हैं। डैन जानना चाहता है कि उसके मरने से पहले क्या हुआ था, लेकिन मूरी को लगता है कि उस रास्ते पर न जाना बेहतर है। कुछ क्षण बाद वे घोंसले पर पहुंचते हैं सुमन्य हैं, जहां उन्हें सैनिकों का एक समूह मादा व्हाइट स्पाइक को बांधने की कोशिश करते हुए मिलता है। एलियन नाराज है और सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देता है। उनमें से कई को मार डालता है। मूरी उनके साथ शामिल होती है और उसकी गर्दन में एक साफ शॉट लगाती है, जिससे दूसरों को उसे और बांधने और उसे भागने से रोकने का मौका मिलता है। खुद को फंसा हुआ देखकर मादा एलियन अपने रक्षकों को बुलाने के लिए चिल्लाती है, और जल्द ही यह क्षेत्र एलियंस से भर जाता है। जब मादा मूरी पर हमला करने की कोशिश करती है, तो डैन नीचे उतरता है
और अपनी बेटी को बचाने में मदद करने के लिए घोंसले में दूसरों के साथ शामिल होने से पहले जितने हो सकते हैं उतने एलियंस पर गोली चलाता है। साथ में सैनिक मादा को एक पिंजरे में और एक हेलीकॉप्टर में धकेलते हैं, लेकिन अब नर उसे बचाने के लिए हेलीकॉप्टरों पर भी हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनमें से एक को गिरा भी देते हैं। डैन और मूरी एक जीप में दौड़ते हैं और हेलीकॉप्टरों को पिंजरे के साथ भागने का मौका देने के लिए एलियंस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। बाद में दोनों उस क्षेत्र से भागने के लिए तेजी से गाड़ी चलाते हैं। वे एक SOS फ्लेयर भेजने के लिए एक समुद्र तट पर रुकते हैं और मूरी डैन को बिना सोचे समझे काम करने के लिए डांटती है। डैन केवल उसकी रक्षा करना चाहता है, लेकिन मूरी उस पर विश्वास नहीं करती। वह बताती है कि जब वह 12 साल की थी तो उसने परिवार छोड़ दिया था, क्योंकि जो वह चाहता था उसमें काम न करने का अवसाद उस पर भारी पड़ गया था। जब वह 16 साल की थी तो डैन की एक कार दुर्घटना हुई और जब वह मर गया तो मूरी अस्पताल में थी। मूरी इस सब से आहत है और डैन अवाक है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह अपने पिता जैसा बन गया है। अचानक उसे पता चलता है कि वह जेम्स को समझ सकता है जब उसने कहा कि युद्ध ने उसे मानसिक रूप से एक अंधेरी जगह में छोड़ दिया है। मादा व्हाइट स्पाइक को समुद्र में एक दृढ़ तेल रिग पर ले जाया जाता है, जहां समय मशीन रखी गई है। उसे जंजीरों से बांध दिया जाता है और हर घंटे उसे बड़ी मात्रा में शामक दिए जाते हैं। डैन और मूरी एलियन के DNA का विश्लेषण करते हुए एक साथ काम करते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वह विष को सेस को उसे मारने से कैसे रोकती है। यह बहुत काम है जो कई दिन लेता है, लेकिन यह उन्हें फिर से जुड़ने और भोजन साझा करते समय अधिक दोस्ताना तरीके से बात करने की भी अनुमति देता है। डैन के जाने से एक रात पहले वह मूरी से कहता है कि उसे उस पर गर्व है और उसकी माँ को भी गर्व होता। डैन मूरी से कहने की कोशिश करता है कि उसे आराम करने और उसे और काम देने की जरूरत है, क्योंकि वह मदद करने के लिए वहाँ है। मूरी अंततः यह समझाने का मौका लेती है कि वह उसे क्यों लाई। एक बार जब वह एक और मजबूत विष बनाने का एक तरीका ढूंढ लेती है तो उसे बड़े पैमाने पर उत्पादन करने और जब एलियन आएंगे तो उसके लिए तैयार करने के लिए अतीत में वापस ले जाना होगा। इसीलिए वह उस रात खत्म करने के लिए पागलों की तरह काम कर रही है। उसे उसके जाने से पहले तैयार रहना होगा। डैन मूरी को मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मूरी बताती है कि उसने उसे इसलिए बुलाया क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जिस पर वह भरोसा कर सकती है। उसी क्षण मशीन अंततः एक मादा व्हाइट स्पाइक के खिलाफ 100% प्रभावशीलता के साथ एक विष समाप्त करती है। लेकिन यह वह क्षण भी है जब एलियन जागता है और अपने रक्षकों को बुलाता है। जब बहुत सारे नर एलियन प्लेटफॉर्म पर हमला करने के लिए आते हैं तो डैन सोचता है कि उन्हें हमले को रोकने के लिए मादा को मार देना चाहिए, लेकिन मूरी बताती है कि उनके पास केवल एक नमूना है और यह अतीत में और अधिक उपयोगी हो सकता है। जब सैनिक यथासंभव प्लेटफॉर्म की रक्षा करना शुरू करते हैं और कई एलियन प्रयोगशालाओं पर आक्रमण करते हैं तो मूरी और डैन समय पर कूदने के लिए डैन को हेलीपैड पर पहुंचाने की कोशिश करने के लिए प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हैं, जो कुछ ही मिनटों में होगा। दोनों रास्ते में कई एलियंस पर गोली चलाते हैं, लेकिन मूरी को फिर भी एक कांटे से चोट लग जाती है। डैन उसे चलने में मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत दर्द हो रहा है और प्लेटफॉर्म ढहने वाला है क्योंकि एलियंस ने एक जहाज को उससे टकरा दिया है। मूरी डैन के प्रति ठंडा होने के लिए माफी मांगती है और यह कहने के बाद कि वह उससे प्यार करती है, वह उसे विष देती है, उससे आग्रह करती है कि वह इसे सभी को बचाने के लिए वापस ले जाए। अचानक एक एलियन प्रकट होता है और मूरी को अपने साथ खींच लेता है, जिससे डैन उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाता है। हालांकि यह ठीक उसी समय होता है जब समय मशीन सक्रिय होती है और टाइम लिंक डैन, डोरियन, चार्ली और दूसरों को अतीत में वापस ले जाता है। सौभाग्य से विष डैन के हाथ में सुरक्षित है और शीशी नहीं टूटती है। चार्ली ठीक है, लेकिन कबूल करता है कि वह एक कायर की तरह छिपा हुआ था। डैन हार्ट से कहता है कि उन्हें विष का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने और सभी एलियंस को मारने के लिए इसे भविष्य में भेजने की जरूरत है, लेकिन हार्ट बुरी खबर लाती है। समय मशीन अब काम नहीं कर रही है, शायद इसलिए कि तेल रिग पर एलियंस ने उसके दूसरे छोर को नष्ट कर दिया है। वे कभी वापस नहीं जा सकते, जिसका मतलब है कि यह खत्म हो गया है। डैन घर लौटता है और मुश्किल से विश्वास कर पाता है कि वह फिर से अपने परिवार के साथ हो सकता है। वह अभी भी जो कुछ भी हुआ है उससे सदमे में है। रात में वह सो नहीं पाता और यह पुष्टि करने के लिए मूरी से मिलता रहता है कि वह जीवित है। जब एमी यह जांचने जाती है कि वह कैसा है तो डैन बताता है कि बड़ी हो चुकी मूरी के साथ क्या हुआ था और वह अभी भी इस सब का समाधान खोजने के लिए दृढ़ है।
एमी उसे तथ्यों को देखने में मदद करती है। वे जानते हैं कि एलियन 2048 में रूस पर हमला करते हैं, लेकिन कोई भी जहाजों को आते हुए नहीं देखता। शायद यह वह साल है जब वे चलना शुरू करते हैं, लेकिन वे पहले पहुंचते हैं और कोई नोटिस नहीं करता क्योंकि यह रूस के जमे हुए बंजर भूमि के बीच में है। तो उन्हें इससे पहले के वर्षों को देखना शुरू करना होगा। अगले दिन डैन तुरंत कार्रवाई में जुट जाता है। वह डोरियन से मिलता है और उसे मनाता है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर वे डोरियन की ट्रॉफी पंजा को उस प्रयोगशाला में ले जाते हैं जहां चार्ली काम करता है। चार्ली पुष्टि करता है कि पंजे पर तलछट है जो चीन या कोरिया से ज्वालामुखी की राख की तरह दिखती है। वे नहीं समझते कि एशियाई राख रूस में कैसे पहुंच सकती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें एक ज्वालामुखी विशेषज्ञ से पूछने की जरूरत है। इसके बाद डैन अपने छात्र मार्टिन से मिलने जाता है, जो बताता है कि हजारों साल पहले एशिया में एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। अगर राख हवा से उड़ाई गई थी तो वह रूसी जल में फंस सकती थी, जो अंततः बर्फ बन गया। इसका मतलब है कि जीव हमेशा से यहाँ पृथ्वी पर थे, सैकड़ों परतों के नीचे जमे हुए। इसीलिए उन्होंने कभी भी जहाजों को आते हुए नहीं देखा। वे 2048 में जागते हैं। इसका कारण यह है कि जलवायु परिवर्तन अंततः सभी ध्रुवीय बर्फ को पिघला देता है। वे इस सिद्धांत को सरकार के पास ले जाते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है, उन्हें एलियन घोंसले को खोजने के लिए संसाधन नहीं मिलते। उन्हें यह अवैध रूप से करना होगा और डैन इसके लिए सही व्यक्ति को जानता है। उसका पिता जेम्स, जो सालों से रडार से दूर रह रहा है, उसके पास अपना खुद का विमान है। डैन को मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है कहते हुए सुनकर जेम्स मिशन में मदद करने के लिए मान जाता है, चाहे वह कितना भी पागल क्यों न लगे। डैन हार्ट से भी संपर्क करता है, जिसने भविष्य में मूरी के साथ काम किया था और अपनी प्रिय नेता के मिशन को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। हार्ट अपने साथ कुछ सैनिक, साथ ही बहुत सारे हथियार और विष की कुछ प्रतियां लाती है। टीम रूस की यात्रा करती है और चार्ली वादा करता है कि इस बार वह नहीं छिपेगा। जब वे विज्ञान अकादमी ग्लेशियर पहुंचते हैं तो वे इलाके में कुछ अजीब के संकेतों की तलाश शुरू कर देते हैं। वे तब रुकते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास एक अजीब चुंबकीय क्षेत्र के कारण उनकी मशीनें पागल हो रही हैं। बहुत सारे विस्फोटकों का उपयोग करके टीम जमीन में एक छेद करती है और एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है। वहाँ वे अंततः जमे हुए जहाज को ढूंढते हैं। डैन बताता है कि जहाज में प्रवेश करना बेहद खतरनाक है और वे सरकार को बता सकते हैं कि उन्हें सबूत मिल गए हैं, लेकिन सभी इस बात से सहमत हैं कि सरकार बेकार रही है और सही काम करना उन पर निर्भर है। वे बर्फ काटने के लिए एक चेनसॉ का उपयोग करते हैं और टीम जहाज में प्रवेश करती है, जबकि वे चार्ली और जेम्स को बाहर छोड़ देते हैं अगर कुछ भागने की कोशिश करता है। समूह कमांड केबिन में पहुंचता है और महसूस करता है कि यह एक दुर्घटना स्थल है। एलियंस ने कभी भी पृथ्वी को अपना गंतव्य बनाने का इरादा नहीं किया था। आश्चर्यजनक रूप से पायलट का शरीर व्हाइट स्पाइक का नहीं है। वे दूसरे कमरे में प्रवेश करते हैं और बायोपोड्स की एक श्रृंखला के अंदर असली व्हाइट स्पाइक्स पाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वे कार्गो हैं। पायलट की एलियन जाति द्वारा अन्य ग्रहों को उपनिवेश बनाने के लिए हथियारों के रूप में उपयोग किए जाने वाले जैव इंजीनियर जीव वे अन्य ग्रहों को उपनिवेश बनाने के लिए उपयोग किए जाते थे। टीम पॉड्स में विष इंजेक्ट करना शुरू करती है और व्हाइट स्पाइक्स को दर्द में छटपटाते हुए देखती है, यह पुष्टि करते हुए कि विष उन्हें मारता है। हालांकि उनकी चीखें उन एलियंस को भी जगा देती हैं जिन्हें अभी तक इंजेक्ट नहीं किया गया है, जिससे वे अपने पॉड्स को तोड़कर हमला कर देते हैं। टीम जितने हो सकते हैं उतने पर गोली चलाती है, लेकिन उनमें से कुछ भागने में कामयाब हो जाते हैं। डोरियन बताता है कि उनके पास जहाज को उड़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है, इसलिए वह डैन को अपना पंजा देता है और सभी के चले जाने के बाद बम को सक्रिय करने के लिए रुकने के लिए सहमत हो जाता है। जेम्स भागने वाले एलियंस पर गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन चार्ली की बंदूक जाम हो जाती है और वह चेनसॉ से जीवों को मारना शुरू कर देता है। डैन बाहर निकलने में कामयाब होता है और सभी को भागने की चेतावनी देता है, जबकि हार्ट और अन्य लोग एलियंस की एक विशाल कॉलोनी से घिर जाते हैं और इंतजार न कर पाने पर डोरियन बम विस्फोट कर देता है। सभी जीवों को अपने साथ ले जाता है और अपनी शर्तों पर मर जाता है, जैसा कि वह चाहता था। डैन, चार्ली और जेम्स विस्फोट के उन तक पहुंचने से पहले गुफा से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जेम्स बताता है कि उसने एक लाल पेट वाले एलियन को भागते हुए देखा था। डैन को पता चलता है कि यह मादा है, इसलिए वे उसके पीछे जाने के लिए अलग हो जाते हैं। रानी उनमें से एक को ढूंढती है और हमला करती है, लेकिन पता चलता है कि यह कपड़ों से ढका एक स्नोमैन
डैन है, जिसे जेम्स ने एक जाल के रूप में बनाया था। जब रानी उसके पीछे जाती है तो डैन उसे अपने स्नोमोबाइल से मारने के लिए प्रकट होता है। फिर पिता और पुत्र एक साथ गोली चलाना शुरू कर देते हैं, जब तक कि वे रानी को चट्टान के किनारे से नहीं धकेल देते। वे जानते हैं कि वह अभी तक मरी नहीं है और उसकी वापसी के लिए तैयार रहते हैं। जब रानी फिर से हमला करती है तो वह उन्हें अलग कर देती है और फिर उसके पीछे जाने से पहले डैन में एक कांटा मारती है। डैन उसी कांटे का उपयोग करके उसके मुंह में छुरा घोंपता है और जेम्स उसे एक कुल्हाड़ी से मारकर उसे अंधा करने का मौका लेता है। रानी निराशा में छटपटाने लगती है और डैन उसकी टांग में विष इंजेक्ट करने का मौका लेता है। हालांकि रानी उस टांग को हटा देती है ताकि विष उसके शरीर में न फैले। जब रानी डैन के पीछे जाने की कोशिश करती है तो वह उसे अपने साथ ले जाने के लिए एक ग्रेनेड तैयार करता है, लेकिन उसी क्षण जेम्स अपना घायल हाथ उठाता है ताकि एलियन उसके खून को सूंघे और उसके पीछे जाए। डैन फिर से मिलने के बाद अपने पिता को खोने से इनकार करता है, इसलिए वह रानी पर कूदता है और डोरियन के पंजे से उसकी गर्दन काट देता है। उसे कुछ और बार मारने के बाद वह विष की आखिरी शीशी लेता है और उसे उसके मुंह में डालता है और फिर उसे फिर से चट्टान से नीचे धकेल देता है। रानी एक बड़ी चट्टान से टकराती है और अंततः मर जाती है। अगले दिन दुनिया भर के समाचार चैनल रूस में एक विस्फोट की रिपोर्ट करते हैं जिसमें बहुत सारे एलियन मारे गए और सरकार इसका श्रेय लेने की कोशिश करती है। डैन घर लौटता है और अपने परिवार के साथ फिर से मिलता है। अंततः जेम्स को अपनी पोती से मिलने देता है। अब वे सभी एक बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। तो यहीं खत्म होती है द टुमारो वॉर 2021 की एक साइंस फिक्शन और वॉर फिल्म, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ।